नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर ने लगाई जन दर्शन, लोग पहुंचे अपनी फरियाद लेकर। फर्जी रसीद बुक से मकान टैक्स, एसपी से की गई शिकायत। 2000 घरों को नोटिस, वन विभाग ने किया जारी। कोटा ब्लॉक में सड़क की समस्या, कई लोगों की हो चुकी है मौत। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीण और शहर वासियों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद रहे। लगभग 100 से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े मुद्दों पर आवेदन सौंपा। ग्राम पंचायत टाटीधार, खोंगसरा, मोली, आमागोहन एवं तुलुफ के सरपंचों ने धान बिक्री के बाद राशि प्राप्त करने के लिए 60 से 70 किलोमीटर दूर करगी रोड कोटा तक जाने की मजबूरी बताई। उन्होंने बैंक सुविधा के साथ बिजली और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्याएं भी उठाई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम खोंगसरा के जनपद सदस्य कांति मरावी ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और प्राथमिक शाला में बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग की। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर के हेमूनगर निवासियों ने जल निकासी, सड़कों की खराब स्थिति और बढ़ते अग्रिगमन की समस्या बताई। उन्होंने कहा कि नालियों की सफाई किए बिना स्लैब ढालने से बार बार जाम की स्थिति बन रही है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह ग्राम कुआं नगारडीह की अमरोतीन बाईकुर्रे ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त न मिलने और राशि गबन की शिकायत की। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जनदर्शन में कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर शहर की बदहाल सड़कों को बनाने के लिए समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य शासन की तरफ से कहा गया है कि 3 मुख्य मार्गों को बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद शीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि शहर की सड़कें जर्जर है और जगह जगह गड्ढे हो गए, फिर भी अफसर अब तक समय सीमा तय में काम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल जब चीफ जस्टिस सिन्हा ने अपोलो चौक व आसपास की सड़कों का निरीक्षण करने निकले तब उन्होंने अव्यवस्था देखकर गहरी नाराजगी जताई। अपोलो अस्पताल जाने वाली सड़क पर अवैध कब्जा होने के कारण ट्रैफिक की समस्या हो रही थी। वहीं सड़कों की स्थिति भी बहुत खराब थी। अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हो रही थी। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर शुरू की सुनवाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। हाईकोर्ट के निर्देश पर राजेश्वर चौक और अपोलो अस्पताल जाने वाली सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद अपोलो अस्पताल जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग को चौड़ीकरण की दिशा में काम शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ब्लड बैंक में 411 करोड़ की मेडिकल उपकरण खरीदी घोटाले के 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसमें डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल परसाई और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बसंत कौशिक शामिल है, जिन्होंने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध का है और जांच अभी अधूरी है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम ने मोक्षित कारपोरेशन रिकॉर्ड्स और श्री मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, सीबी कारपोरेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसकी जांच और छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल कारपोरेशन सर्विसेज के अफसरों को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। इस घोटाले में ईओडब्ल्यू के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल परसाई और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बसंत कौशिक को आरोपी बनाया है। दोनों जेल में हैं। उन्होंने अपने एडवोकेट के जरिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया कि उनका नाम नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी सीधा आरोप नहीं है। छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प विक्रेता जन कल्याण संघ परिवार के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेश भर में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया गया। संघ ने इस हड़ताल के माध्यम से शासन प्रशासन को अपनी 4 सूत्रीय मांगों से अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकंडा पुलिस के अनुसार नागपुर निवासी और एससीएल जमुना कोतमा एरिया में सुरक्षा अधिकारी रहे अरुण कुमार दुबे ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वर्ष 1999 में उन्होंने मोपका स्थित रामफल केवर्थ की जमीन को सुरेश मिश्रा से खरीदी थी। तब सुरेश ने बताया था कि रामफल ने उसे मुख्तियारनामा दिया है। इसी के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। खरीदी के बाद से ही जमीन पर उनका कब्जा बना हुआ था। करीब 1 साल पहले उन्होंने अपने नाम की जमीन की रजिस्ट्री सावित्री देवी राठौर के नाम से कर दी। सावित्री देवी ने जब तहसील कार्यालय में नामांतरण के लिए आवेदन किया तो सुरेश ने किसी के माध्यम से आपत्ति की। उसने रजिस्ट्री की दूसरी कॉपी पेश कर जमीन को दूसरे के नाम पर बताया। जब अरुण कुमार को शक हुआ तो उन्होंने दस्तावेजों की जांच कर इसमें पता चला कि वर्ष 1999 में सुरेश मिश्रा ने रजिस्ट्री के कार्बन कॉपी में हेरफेर कर दूसरा खसरा नंबर दर्ज करा दिया था। इसी कागज के आधार पर वह जमीन पर दावा कर रहा था। इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दस्तावेज लेखक महेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया
इधर इस मामले में पुलिस ने दस्तावेज लेखक महेंद्र सिंह ठाकुर की पुलिस द्वारा बिना जांच के की गई गिरफ्तारी के संग कड़ा विरोध करता है उनकी तत्काल रिहाई और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हमारे 35 साल 40 साल पुराने दस्तावेज लेखक ठाकुर महेंद्र सिंह जी को बिना किसी कारणवश सरकंडा थाना में बंद कर दिया गया और अभी वो जेल में है। ये 5 सितंबर की घटना है। इसमें प्रकरण ये है कि जमीन मालिक सुरेश मिश्रा और एक खरीदार है अरुण दुबे, इन दोनों के बीच क्या विवाद है इसकी जानकारी हमको नहीं है। सन 1999 में जो रजिस्ट्री हुआ उस पर कुछ भी उन दोनों के बीच में विवाद रहा। उस विवाद में अरुण दुबे ने सरकंडा थाने में कंप्लेन किया और उस कंप्लेन में लिखा हुआ था कि सुरेश मिश्रा को पकड़ा जाए, लेकिन सुरेश मिश्रा फरार था जिसकी जानकारी हमको कुछ नहीं थी। 5 सितंबर को सिविल ड्रेस सादे कपड़े में कुछ लोग आए घर और मामा जी ठाकुर महेंद्र सिंह जी को बोले कि भाई आपको कुछ बयान देना है, आइए थाना चलते हैं। तो थाने गए और वहां से उनको हम उसी के विरोध प्रदर्शन में आज हड़ताल में बैठे हैं। ये पूरे प्रदेश का हड़ताल है। हमारे अध्यक्ष महोदय मनीष गुप्ता जी भी बिलासपुर आए हुए हैं और ये पूरे प्रदेश पूरे व्यापारी संघ, हम जो दस्तावेज लेखक स्टाफ मेंबर सब लोग मिलजुल कर इस स्ट्राइक में बैठे हैं। और हमारे इस हड़ताल का मुख्य कारण है हम ये विरोध प्रदर्शन कि दस्तावेज लेखक का काम है सिर्फ प्रारूप तैयार करना, ना कि उसका कोई सर्वेक्षण करना। जो पक्षकार हमको दस्तावेज देता है हम उसको देखते हैं, उसी के आधार पर दस्तावेज टाइप करते हैं। तो इसमें हमको मुजरिम क्यों बनाया जाता है? हम इसी के विरोध में आज सभी लोग दस्तावेज लेखक और स्टाफ मेंबर विरोध करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें ठाकुर महेंद्र सिंह जी को सबसे पहले निष्पक्ष जांच कर उनको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती से नहीं है। क्योंकि प्रारूप करता हम दस्तावेज लेखक है, हमारा सिर्फ काम है प्रारूप टाइप करना। आज हड़ताल की प्रमुख मांगे जो है, हमारे दस्तावेज सीनियर साथी महेंद्र सिंह ठाकुर को कायरतापूर्ण ढंग से पुलिस कार्रवाई किए जाने के विरोध में आज हम सब दस्तावेज लेखक प्रदेशव्यापी सांकेतिक हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज पूरा प्रदेश जो है आज पूरा हड़ताल में बैठा हुआ है। क्या मामला जो है दस्तावेज लेखन में छेड़खानी का है, जो कि प्रथम दृष्टया ही ये साबित होता है कि जिस समय 1999 की घटना है, 1999 में दस्तावेज लेखन का कार्य जो है टंकण मुद्रा से टाइप किया जाता था और उस समय निश्चित रूप से 2 कॉपियों में जो है टाइप हम लोग करते थे। एक कॉपी ऑफिस में जमा होती थी और एक मूल कॉपी जो है पक्षकारों को प्रदान किया जाता था। जब टाइप करते थे दोनों चीज एक रूपता रहती थी, परंतु बाद में उस एक मूल कॉपी में है ना किसी के द्वारा उसमें छेड़खानी किया गया है, जो कि यह बात स्पष्ट नजर भी आ रही है। मूल कॉपी में छेड़खानी ब्लेड चलाया गया है, बावजूद हमारा उसमें दस्तावेज लेखक साथी का किसी प्रकार की कोई गलती ना होने के बाद, ना किसी प्रकार कोई जांच किए बिना, है ना, और जबकि आवेदक पक्ष के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है कि दस्तावेज लेखक की इसमें किसी प्रकार की कोई इसमें खामी नहीं है, बावजूद उसके पुलिस कार्रवाई किए जाने के विरोध हम यहाँ पे सब उपस्थित हुए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में, हर हाल में जो भी धाराएं उसके ऊपर लागू किया गया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय विजय शर्मा जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम दस्तावेज लेखक का कार्य जो है सिर्फ लेखन का कार्य है, प्रारूप करता हम लोग प्रारूप करते हैं, दस्तावेज लिखने का कार्य करते हैं, दस्तावेज में किसी प्रकार का छेड़खानी का कार्य नहीं करते। हमारे द्वारा लिखी गई दस्तावेज को अवलोकन करके उप पंजक जो है उसको निष्पादन करते हैं। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो उनके ऊपर आज धाराएं लगाई गई है उन धाराओं को समाप्त कर उनको रिहाई किया जाए। बृहस्पति बाजार अस्थायी रूप से सब्जी दुकान लगाने वाले कृषकों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में किसानों ने मंगलवार को जन दर्शन में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास रखी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर कृषकों ने बताया कि बिलासपुर शहर के आसपास गांव से आकर विगत 15 से 20 वर्षों से उनके पूर्वज द्वारा बृहस्पति बाजार में सब्जी बेचने का काम कर रहे थे, जिसे अनवरत जारी है। इसी बीच मंगलवार को नगर निगम अतिक्रमण शाखा द्वारा समय लगभग 11:30 बजे सभी अस्थायी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सब्जी को फेंक दिया गया और पुनः दुकान लगाने पर कठोर कार्रवाई करने की धमकी दी, जिसके बाद से सभी किसानों के पास जीवन यापन को लेकर रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस मामले में किसानों ने जल्द ही जिला प्रशासन से उचित निर्णय लेने के लिए आग्रह किया है। कि हम लोग यहाँ मंगला जो आसपास मिर्तुर जो आसपास के जितने किसान हैं जो बृहस्पति बाजार में लगभग 20 वर्षों से दुकान लगाते आ रहे हैं, कोई भिंडी कोई और कुछ मतलब सब दूसरा सब्जी बेच के, जिसको नगर निगम द्वारा उठा के लेके मतलब जाया जा रहा है, यहाँ दुकान नहीं लगाना है, सब उनके मना कर रहे हैं। तो जो किसान है अपना सामान कहाँ बेचेंगे, कहाँ लेके जाएंगे बताओ? उसके लिए या कहीं जगह दे देते या कहीं और कुछ करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने सामान है सबको उठा के लेके
चल देते हैं नगर निगम वाले आके। हमारा मांग ये है कि वहाँ पर लगभग 20 वर्षों से हम लोग वहाँ दुकान लगाते आ रहे हैं, तो हमको वहाँ दुकान दे जिसमें हमारा घर का जो जीवन यापन चल सके। कहाँ बेच रहे हैं अभी? कैसा है कलेक्ट्रेट में? बस लूट लूट के लेगा के नगर निगम ओखर मालिक नाम बनाए हैं सबके बाल बच्चा है हाँ सब लेगा तो रोज कोई धंधा 15 दिन हमको लगा नहीं मिला और नहीं रहता था लोग देख के भागा हम पैसे नहीं देते हमको 2 लाइन दिए तो 2 लाइन हम लगा कर और नगर निगम से कलेक्टर आने से 10 मंगाते कागज मंगाते लिख के दो पैसे काम होता। रायगढ़ जिले के धनागर गांव में ग्रामीणों ने फर्जी रसीद बुक के जरिए मकान टैक्स वसूली का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे 200 रुपए अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुरली पटेल नाम का व्यक्ति फर्जी रसीद बुक बनाकर लोगों से 200 रुपए वसूल कर रहा है। इसको लेकर ग्राम पंचायत में कई बार विवाद भी हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच के हस्ताक्षर की जगह मुरली पटेल द्वारा खुद हस्ताक्षर कर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि किसी को इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं थी। गांव वालों ने कहा कि बार बार आपत्ति जताने के बाद भी अवैध वसूली जारी है, जिससे तंग आकर वे सीधे एसपी कार्यालय के पास पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों से 200 रुपए वसूली की जा रही है, इससे हम परेशान हैं, इसलिए आवेदन देकर न्याय की मांग की जा रही है। ग्रामीणों को जहां अब न्याय की उम्मीद है, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया कि फर्जी रसीद बुक के जरिए वसूली करने वालों के ऊपर जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। हमारा समस्या यह है कि हम लोग ग्राम पंचायत धनागर के निवासी हैं और हमारे ग्राम पंचायत धनागर में उचित मूल्य का दुकान है, जहां पर 200 रुपये मुरली पटेल के द्वारा अवैध रूप से वसूली किया जा रहा है और रसीद काट करके दे रहा है, जिस रसीद पे सरपंच की जगह पे वो खुद को सरपंच बता करके उसमें दस्तखत कर रहा है। और को लेकर 200 रुपये लिया जा रहा है। 200 रुपये सर ये मकान टैक्स के नाम से लिया जा रहा है और जो व्यक्ति 200 रुपये वहाँ पर नहीं जमा कर रहा है उसको चावल नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमारे ग्राम पंचायत धनागर में काफ़ी लोग हम लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। 200 रुपये कहाँ से हम लोग दे पाएंगे सर? उसी चावल से तो हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ के जो सरपंच है उनसे क्या सरपंच को शिकायत की इस चीज़ का, तो बोले कि 200 रुपये आपको देना ही पड़ेगा पर राशन कार्ड पे बोले। और हम लोग चाह रहे हैं सर कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो अवैध वसूली कर रहा है उस पर जांच करके उस पर कार्रवाई करे। तो सरपंच की सहमति से 200 रुपये लिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? हाँ, अब कहा जाने ऐसा ही है सर, सरपंच लेकिन खुद दस्तखत ना करके मुरली पटेल को वहाँ पर अपने जगह पे सरपंच बना करके दस्तखत करा रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो फर्जी घोटाला किया जा रहा है, तब जाके वो अपना सिग्नेचर नहीं कर रहा है, ना ही साइन कर रहा है, उसके जगह पे मुरली पटेल को करवा रहा है। रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर श्रम विभाग की ओर से एक भव्य मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रदेश भर में 12 से 19 सितंबर तक चलाया जा रहा है राज्यव्यापी विशेष अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। आयोजित शिविर में रायगढ़ जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र और कारखानों में कार्यरत लगभग 1100 से 1200 श्रमिकों ने अपनी जांच करवाई है। श्रमिकों के लिए यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क रखी गई थी। शिविर में ESIC, ESIS और जिला चिकित्सालय के अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही मोबाइल मेडिकल वैन की मदद से श्रमिकों का स्कैन टेस्ट भी कराया गया। श्रमिकों को जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित परामर्श और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। जिले के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों और प्लांटों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी कड़ी में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का लाभ स्थानीय श्रमिक परिवार के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों को भी मिल रहा है। अब तक रायगढ़ जिले में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 2500 से 3000 लोगों ने लाभ उठाया। श्रम विभाग का कहना है कि रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें नियमित जांच व उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना भी है। जिले के श्रमिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के शिविर उनके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को बनाए रखने में मददगार साबित होंगे। शिविर के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत श्रम विभाग की ओर से ये 12 से 19 का एक कैंपेन चलाया जा रहा है पूरे राज्य भर में। उसी के तत्वाधान में रायगढ़ जिले में एक श्रमिक स्वास्थ्य जाँच शिविर का एक मेगा कैंप हम लोग आयोजित किए हैं। इसमें से लगभग 1100 से 1200 श्रमिकों ने अपने स्वास्थ्य जाँच का लाभ उठाया है। इसमें न सिर्फ पंजीकृत श्रमिक बल्कि जो संगठित श्रमिक हैं, कारखाने के श्रमिक हैं, वो लोग भी आज यहाँ पे शिविर में आके अपने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाए हैं। इसमें हम लोग ने ESIC, ESIS और जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स की सहायता ली है। साथ में जो मोबाइल मेडिकल वैन होते हैं उसके माध्यम से इंस्टेंट टेस्ट करवा रहे हैं,
टेस्ट के उपरांत उन लोगों को इंस्टेंट और जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। श्रमिकों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी श्रमिक भूखा न जाए यहाँ से, काफ़ी दूर से आते हैं। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि रायगढ़ में जितने भी मेजर प्लांट हैं, वो प्लांट के माध्यम से, कारखानों के माध्यम से उनके निकटवर्ती गाँव में भी हम लोगों ने मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ है। वहाँ उनके डॉक्टर्स जाके उस गाँव में भी स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। तो अमूमन देखा जाए तो लगभग 2500 से 3000 श्रमिक आज दिनांक को स्वास्थ्य जाँच सेवाओं का लाभ लेंगे। इधर रायगढ़ जिले में पेट्रोलिंग मैन के पद पर कार्यरत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी और अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक मृतक शिवनारायण सारथी बरलिया पेट्रोलिंग मैन के पद पर कार्यरत था। 30 जून को परिजनों को सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस ने शव का पीएम कराया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर न्याय की मांग की है। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा ड्यूटी पर था, उसी दौरान उसकी मौत हुई है। आवेदन में तमनार थाना प्रभारी पर ठोस कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एसपी ने पीड़ित परिवार को भरोसा भी दिलाया है कि पूरी टीम जांच में लगी हुई है और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस का कहना है कि हर पहलू पर बारीकी से जांच चल रही है और सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। मेरे बेटे का मर्डर है। कब हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ बताएंगे इस बारे में? 30 जून का हुआ था और उसका मर्डर हुआ। उसके बाद में पुलिस थाना तमनार में टीआई को सौंपा गया और एसपी साहब भी गए हुए थे और वहाँ पे लाश को देखे और उठाए और रेडियो वाले भी आए थे, एनटीपीसी वाले, और आ करके उसे किए और अभी तक मेरा लड़का का मुलजिम नहीं पकड़ाया गया है। और जब मैं टीआई साहब से टीआई साहब बोलते हैं मैडम है और अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ाया है, तो हमें भी डर लगता है कि परिजनों को जब उसको मार दिया तो परिजनों के ऊपर में कुछ शंका, हमें चिंता रहता है और हमें भी आके घर में हमला कई ये प्रकार के हमें सुने ही आ रहा है कि मारपीट चल रहा है, तो हमें डर है कि इसीलिए मैं एसपी साहब से आया था, निवेदन किया हूँ कि जल्द से जल्द मुलजिम पकड़ाया जाए, ऐसी कहे। एसपी साहब ने क्या कहा? हाँ बोले हैं, ये मेरे नज़र में है, मैं पकड़ूंगा, ऐसी तो बोला है। थोड़ी दिक्कत जा रही है, जंगल क्षेत्र है, इसलिए ऐसी। रायगढ़ के स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय में महिला सुरक्षा और एंटी रैगिंग को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य, छात्र छात्राओं के साथ महिला थाना रायगढ़ के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला थाना के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को महिला अपराधों से जुड़े कानूनों और सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यदि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो पीड़िता तुरंत महिला थाना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकती है। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर कॉलेज के प्रचार और प्राध्यापकों ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित किया और महिला सुरक्षा एवं एंटी रैगिंग को लेकर जागरूक रहने की अपील की। महिला सुरक्षा और एंटी रैगिंग पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को अपने अधिकारों और कानून की जानकारी मिली। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। आज स्वामी बालकृष्णपुरी विधि महाविद्यालय रायगढ़ में महिला सुरक्षा और एंटी रैगिंग से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और प्राध्यापकों ने जो है भाग लिया। महिला थाने से संबंधित पदाधिकारी और एसआई जो है इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी दी और इनकी सुरक्षा से संबंधित भी प्रावधान बताए। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि महिलाएं यदि उनके खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो उसकी शिकायत जो है महिला थाने में कर सकती हैं और उनका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा और उसके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी। महाविद्यालय के प्रोफेसरों और छात्रों ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया और इस प्रकार यह कार्यक्रम जो है पूर्णतः सफल रूप से आयोजित किया गया। गणेश नगर नयापारा फदहा खार में सालों से अस्थायी रूप से रह रहे रहवासियों ने मंगलवार को उनके ऊपर शुरू हुई बेदखली की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने जन दर्शन में पहुंचे जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा है, जहां उन्होंने बताया कि गणेश नगर माया पर खुड़हर वन भूमि बस्ती में करीब 12 से 14 हजार परिवार अस्थायी तौर पर विगत 60 वर्षों से रह रहे हैं। उक्त आबादी में छोटे और बुजुर्ग की संख्या 25 से 30 हजार है, जहां उनका स्थायीकरण करने की मांग कई बार उनके द्वारा पूर्व में शासन प्रशासन से की जा चुकी है। इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा उनकी कोई भी सार्थक पहल नहीं की गई। अभी वर्तमान में वन विभाग द्वारा लगातार उनकी जगह खाली करने के लिए नोटिस दे रहे हैं। यही नहीं, उक्त नोटिस में जमीन पर बनाए गए अस्थायी घर और उसमें मौजूद सामानों को भी रात सात करने की बात
कही गई है, जिससे घबराए लोगों ने अब जिला प्रशासन से इस मामले में सकारात्मक पहल करने की गुहार जनदर्शन के माध्यम लगाई है। उन्होंने कहा कि 1998 से लेकर 2008 तक नगर निगम वार्ड क्रमांक 38 में उनका क्षेत्र आ रहा था। अब अचानक उक्त भूमि पर वन विभाग अपना अधिकार की बात कर उसे खाली करने दबाव डाल रहा है। इस पूरे मामले में रहवासियों ने जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से उचित पहल करने आग्रह किया है। ये जो समस्या है, ये मेरे पास समस्या आया था कि ये जो वन भूमि में जो लोग निवासरत हैं, जो अपने बाप दादाओं की पीढ़ियों से निवास करते हुए आ रहे हैं, अब उन्हें नोटिस पे नोटिस जारी किया जा रहा है कि अब आपको खाली करना पड़ेगा, आपको आपकी संपत्ति का राजसात किया जाएगा, है ना। अगर आप संपत्ति का आपको राजसात करके ही अगर भूकर वसूलना है तो आप उनको नोटिस दीजिए कि आप संपत्ति के आप हमारी जो जमीन में आप जो इतने सालों से रह रहे हैं उसका आप हमें भूकर प्रदान कीजिए। आप उनका भू कर लीजिए ना भाई उनसे। आप तो सीधा उनको खाली कराकर आप तो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है ये साफ साफ। तो जिस जगह में सब लोग निवास कर रहे हैं तो क्या बिजली बिल, पानी बिल ये सब हाँ, उस जगह में जो लोग निवास कर रहे हैं उनको शासन के तरफ से शौचालय मिला है, प्लस बिजली का कनेक्शन मिला है, राशन कार्ड मिला है, वोटर आईडी मिला है, गैस सिलेंडर मिला है ना। अगर मांग पूरी नहीं होती है, अगर आगे मांग पूरी नहीं होती है तो ये मामला को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में भी जाएगा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी इस मामले को डाला जाएगा। पिछले 1 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चाहे वन मंडल अधिकारी के द्वारा नोटिस के ऊपर नोटिस दिया जा रहा है। पहले तो कारण बताओ नोटिस दिया था, अब जो है घर तोड़ने का और रात साफ करने का जो हमारे सामग्री उसकी रात साफ करने का नोटिस जारी किया, जिसकी वजह से हमारे घर में सब बुजुर्ग से लेकर के बच्चे से लेकर सब लोग दहशत में कि आज हमारा घर टूट जाएगा क्या। ऐसा हम लोगों को एक संभावना है जो दिख रहा है, जो लग रहा है डर, वो रात दिन सता रहे हैं। बेजा कब्जे में आप लोगों को बेजा कब्जा ऐसा है भैया, हम लोग आज हमारे दादा समझ लीजिए, हमारे दादा वहाँ पर बसे थे, बसा रहा हमारे दादा के बाद हमारे पिताजी, उसके बाद हम लोग आए हैं। अब 3 पीढ़ी पट्टा उट्टा नहीं मिला है। पहले तो हमारे दादा के समय बिजली नहीं था, उसके बाद बिजली शासन ने बिजली लगाया, बिजली के बाद सीसी रोड बनवाया, उसके बाद पानी के पाइपलाइन व्यवस्था सब कुछ हुआ, वहाँ राशन कार्ड बना, आईडी आधार कार्ड बना है, सभी प्रकार से सुविधाएं वहाँ पर दिया गया। अभी आप चाहते क्या हैं? अब अचानक भयानक एक कहता है कि रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको छोड़ना पड़ेगा, आपका सामान को राजसात किया जाएगा, ये कह रहे हैं तो एक दहशत है। अब ये हम लोगों को अचानक ऐसा कोई बात अगर बोल दे तो डर तो लगेगा जरूर। कितने परिवार, कितने लोग? वहाँ 1500 से 2000 परिवार है। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। सड़क की समस्या की मांग को लेकर मंगलवार को कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसा पानी के आश्रित ग्राम पहाड़ी झरिया के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने सालों से मूलभूत समस्याओं को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष रखा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क के अभाव में कई बार आपात स्थिति में मरीजों को समय पर स्थानीय अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसकी वजह से कई ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। यही नहीं, डिलीवरी को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें ग्रामीणों को उठानी पड़ती। इस मामले में पंचायत स्तर पर कई बार पहल की जा चुकी है, बावजूद इसके सड़क निर्माण को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जिससे हताश ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उधर मामले में उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण कार्य को लेकर उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा तो आगामी दिनों में वह आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। हम बहरी झिरिया परसा पानी पंचायत के हैं सर। रोड की समस्या है, क्योंकि बरसात के लिए अगर डिलीवरी होता है तो कहीं माँ मरे या बच्चा मर जाता है रोड के कारण, और रोड फॉरेस्ट वाला है सर, बना नहीं रहे हैं। कई आवेदन दे दिए, बाकी अभी तक सुनवाई नहीं हुआ हम लोग। कब से समस्या है? ये समस्या 15-20 साल का हो रहा है सर। अब वैसे हर साल गुजरते हैं बच्चा अब हर साल बरसात में जो बच्चा पैदा हुआ है माँ मरेगी। पहली बार आवेदन देने आए थे कि वहाँ नहीं, कई पैसे दिए हैं कि और पहली वहाँ सरपंच और जो अधिकारी है संबंधित वो लोग को दिया जाए करता है कि किसके पास दिए हैं? सरपंच को दिए हैं, सचिव। क्या कहना है सरपंच का? सरपंच का कहना वन फॉरेस्ट का है, वन फॉरेस्ट बनवाएगा। वन फॉरेस्ट को बोलते हैं तो कहे अभी हम लोग नहीं बनवा पाएंगे। बिलासपुर छत्तीसगढ़। मोर समस्या है कि मोर गाँव में रोड नहीं बने हैं। यार शुरू में रही से पुड़ू से हरदीकसार वन मार्ग, पुड़ू से मानिकपुर तक बन चुके हैं, लेकिन मानिकपुर से हरदीकसार लगभग 9 किलोमीटर और नहीं बने हैं। और कई ठी पुलिया हवे, कई ठी नाला हवे, ठीक ना। आवागमन के बिल्कुल एक भी साधन नहीं हवे, आपन पैदल नहीं जा सका। डिलीवरी होते है कई बार जजकी के समय हमें एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस हमारा नहीं मिल पाते हैं। अब काम लेके जब कई जन बच्चा भी पिछले 2 सप्ताह पिछले बच्चा की जन मर गई, एक महिला के मतलब यूनी में बच्चा फंस गई। बड़ा मुश्किल से वाला हम बिलासपुर पहुंचा रहे हैं, तब निकली बच्चा फंस गई से जजकी समय में। ऐसे समस्या है। दूसरा समस्या हमारे यहाँ मिनी आंगनबाड़ी नहीं है, जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। हमारे गांव में ना मितानिन भी नहीं हवे, जो कोई बुखार है तो सर्दी खांसी तो दवाई मिल सकते है। हमारे यहाँ बिजली भी लगे है परबा जिला से, लेकिन हर समय कट जाते। महीना में 1 घंटा 2 घंटा बिजली रही, बाकी भी बिजली गोल। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कनेक्शन हवे ये सिलपहरी से जोड़ा जाए, जो हमारी सुविधा मिली अपन बिलासपुर जिला से बिलासपुर जिला 2, ठीक ना। अभी हमारे पास वन पट्टा शासन दिए गए हैं, लेकिन वन पट्टा ऑनलाइन नहीं हो पाते। ऑनलाइन नहीं हुआ थे तो हम धान बेच नहीं सकत हन। हम धान कमाबो बेचबो का कौन ला बेचबो हम। ये बहुत सारी समस्या है हमारे पास। ठीक है, शासन से हमारे यही गुहार हवे कि हमारे समस्या का समाधान ले और हम जनता के सुविधा ला देखते हुए रोड बनाया जाए, बिजली दिया जाए, आंगनबाड़ी बनाया जाए, और फिर क्या बोलना चाहिए मितानिन की नियुक्ति किया जाए। राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी के आयोजन को लेकर मची हलचल के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। बीते सोमवार की देर रात पुलिस ने रायपुर के कई होटल, क्लब और रेस्टोरेंट डीपीओ में छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान रायपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में स्थित क्लब, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटलों की आकस्मिक चेकिंग की गई। बता दें कि यह कार्रवाई रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के नेतृत्व में थाने और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की 15 से अधिक टीमों द्वारा की गई। चेकिंग के दौरान हाइपर क्लब, तेलीबांधा, जोक पब, शीतल इंटरनेशनल तेलीबांधा, मौका बार एंड रेस्टोरेंट, होटल फ्लोरेंस, सीमर्स बार, आईपी क्लब, नवा रायपुर, पियानो क्लब, शैम रॉक जॉर्डन के संचालकों या मैनेजरों द्वारा निर्धारित समय अवधि के बाद भी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने संस्थानों को खोलकर ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसा जा रहा था, जिस पर पुलिस उस संस्थान के खिलाफ पंचनामा तैयार कर इन सभी का आबकारी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के लिए कलेक्टर रायपुर की ओर पत्राचार किया गया है। न्यूड पार्टी के नाम पर एक इन्विटेशन जारी किया हुआ था और ये अपने इंस्टाग्राम सिंफुल राइटर 1 के इंस्टा पेज पर उपलब्ध था। ये पिछले दिनों काफ़ी इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था और फिर कईयों के द्वारा देखा गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जब पुलिस को संज्ञान में आया कि एक न्यूड पार्टी इन्विटेशन के नाम पर कोई प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण में थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 593/2025 धारा 4 स्त्री अपशिष्ट रूपण अधिनियम, धारा 67 IT एक्ट और धारा 79 BNS के तहत में
अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। ये पूरा प्रकरण इंस्टाग्राम से जुड़ा होने के कारण से इस पूरे प्रकरण में पूरी संवेदनशीलता के साथ में विवेचना शुरू किया गया और इस पूरे प्रकरण का टेक्निकल एनालिसिस किया गया। चूँकि ये लगातार सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित हो रहा था और पूरे शहर का वातावरण दूषित कर रहा था, इसलिए बहुतों के द्वारा इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में लगातार टेलीफोन आ रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों खास करके आई साहब और एडी साहब के द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसलिए एक टीम गठित किया जाकर सबसे पहले इस इंस्टा पेज की टेक्निकल एनालिसिस की गई और उस आधार पर एनालिसिस के उपरांत में एक मोबाइल नंबर के आधार पर इसके आरोपी को चिन्हांकित करते हुए उस आरोपी एक बिजरुई निवासी मध्य प्रदेश निवासी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जो इंस्टा आईडी के माध्यम से जो प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था उसके हिसाब से रायपुर न्यूड पार्टी में इनविटेशन देते हुए कपल्स और गर्ल्स को इनवाइट किया गया था और ये इसके लिए लगातार सोशल मीडिया पर प्रचारित प्रसारित की जा रही थी। जो हम लोगों को नंबर प्राप्त हुए उस आधार पर यहाँ से पार्टी बिजरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश रवाना किया गया था। उसमें से आरोपी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक आईफोन जब्त किया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। जब्त आईफोन में इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसको आगे पूछताछ के लिए रखा गया है। इसमें एक अन्य आरोपी जो इसका संबंधी भी है, उस आरोपी के संबंध में एक पार्टी पृथक से बाहर भेजी गई है जो इस अपराध पंजीबद्ध होने की सूचना प्राप्त होने पर अपने घर से बाहर फरार है, जिसकी फरारी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और उसके संभावित निवास होने की जो जगह है उन पर पार्टियां भेजी गई है। जब अन्य आरोपी जो इसमें प्रमुख आरोपी है उससे गिरफ्तार किए जाने के उपरांत में इसके आयोजकों के संबंध में, इसको कहां से कैसे फंडिंग हो रही थी इस संबंध में विस्तृत पूछताछ किए जाने के बाद में इसका और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। इधर वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में अपनी पहुंच का हवाला देकर पुलिस पर रौब झाड़ने वाले नशेड़ी को पुलिस ने कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। पहले ये वीडियो देखिए। ऊंची आवाज में बात मत कर। सोने की चेन पहने इस महाशय का नाम अनिल राठौर है जो पूर्व सरपंच है। इस पूर्व सरपंच की नेतागिरी और बात करने का ढंग अब भी नहीं बदला है। यह नशेड़ी पूर्व सरपंच पुलिस को भी अपने क्षेत्र का निवासी समझ उन पर अपनी हुकूमत चलाना चाह रहा था, मगर वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर राम नरेश यादव ने इनकी सारी हेकड़ी और दादागिरी निकाल दी। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान अनिल राठौर नशे की हालत में पुलिस को मिल गए, जिसके बाद पुलिस ने चालानी कार्रवाई और कार को कोर्ट से छुड़ाने की बात कह दी। बस क्या, इसी बात को लेकर नशेड़ी अनिल राठौर और उसके चमचे प्रतीक तिवारी ने पुलिस से बहस करनी शुरू कर दी। यही नहीं, कहते हैं ना कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, ठीक उसी प्रकार अनिल का चमचा प्रतीक तिवारी भी अपने आका के पक्ष में पुलिस को धमकी देने लगा। इस धमकी के बाद पहले तो पुलिस ने 20 सड़क में हिदायत दी, उसके बाद आका अनिल राठौर और उसके चमचे प्रतीक तिवारी को थाने लाकर खूब खातिरदारी की। साथ ही पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर कोर्ट में पेश कर दिया। यूजुअली रूटीन के भांति वाहन चेकिंग करते हैं। जो शराब पीने वालों के ऊपर 185 कार्रवाई करते हैं, जिसमें चेकिंग के दौरान रात में 10 से 12 लगा था। उसमें अनिल राठौर को शराब पीते हुए वाहन चलाते हुए उसको पकड़े, उसको चेक किए, उसने शराब पिया था, जिसका 185 कार्रवाई किए। बाद में हमारी जो टीम गई थी उस पर वाद विवाद करने लगा, जिस पे हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए। सारी रात थाने के लॉकअप में गुजारने के बाद दोनों ही गुरु चेले को अपनी गलती का एहसास तो हो गया और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आगे से अब दोनों दोबारा पुलिस से नहीं उलझेंगे। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर।
रायगढ़ में नवरात्रि पर्व के मद्देनजर बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते और गरबा आयोजनों को लेकर कड़े निर्देश जारी करने की मांग की है। दरअसल बजरंग दल ने स्पष्ट कहा है कि नवरात्रि मां अंबे की आराधना का पर्व है। गरबा केवल भक्ति और धार्मिक आस्था से जुड़ा आयोजन है, इसे मनोरंजन या व्यावसायिक रूप ना दिया जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी आयोजनों में मर्यादित वेशभूषा का पालन किया जाए और किसी भी तरह के अश्लील गीतों व नृत्यों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। आयोजनों में केवल मां अंबे के भजनों और धार्मिक गीतों पर ही गरबा करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही बजरंग दल ने यह भी कहा कि यदि किसी भी आयोजन में डीजे संचालक द्वारा अश्लील या आपत्तिजनक गाना बजाए जाते हैं तो ऐसे संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संगठन ने यह भी आग्रह किया है कि आयोजन स्थलों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड की जांच अनिवार्य की जाए और सभी को तिलक लगाकर ही प्रवेश दिया जाए। इस पर पुलिस अधीक्षक ने संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि नवरात्रि पर्व के दौरान आयोजनों में पूर्ण सतर्कता बरती जाएगी और प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि उत्सव धार्मिक वातावरण में शांतिपूर्वक और गरिमा के साथ संपन्न हो। गरबा के कार्यक्रम में सिर्फ हिंदू ही इसमें प्रवेश करें और अधर्मियों का प्रवेश वर्जित किया जाए, उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि पिछली बार हुआ ये था कि गरबा का कार्यक्रम मिनी माता चौक में चल रहा था और वहां पे अधर्मियों के द्वारा पहुंचकर बहुत बड़ा हंगामा किया गया था। पूरी रात जूट मिल थाना को घेराव किए करके रखना पड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब, हमारा बजरंग दल का कहना ये है कि इस वर्ष पूरी तरह से जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से बंद किया जाए और प्लस जो हमारा रास जो गरबा चलता है, जहाँ जहाँ भी चलता है वहाँ मैं बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मर्यादित वस्त्र पहनकर ही गरबा किया जाए, अमर्यादित वस्त्र पहनकर गरबा ना करें। जी, विसर्जन को लेकर एसपी साहब से बात हुई है हमारी और डीजे संचालकों से ये नोटिस जारी किया जाएगा और साथ ही अगर कोई डीजे संचालक विसर्जन के दौरान अगर अश्लील गाने बजाता है, भक्ति गीत छोड़कर अगर अश्लील गाने बजाता है तो उनको जब्ती की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। इसका समर्थन एसपी साहब ने हमको हमारा दिया हुआ है और हम भी यही चाहते हैं, सारे डीजे संचालकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी तौर पर अश्लील गानों को विसर्जन के दौरान ना बजाए। अगर आप वो बजाते हैं तो इसकी जवाबदारी जो है वो डीजे संचालकों की खुद की रहेगी। अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो वो खुद समझेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई समर्थन बजरंग दल से नहीं मिलेगा। रायगढ़ में इस बार अग्रसेन जयंती 13 दिनों तक मनाई जा रही है। महोत्सव का तीसरा दिन रहा जिसमें खेल कूद और मनोरंजन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत कमला नेहरू पार्क में जुम्बा से हुई। इसके बाद शहर के रेड होटल में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें ओला पिट्ठूल, बॉक्स, क्रिकेट, मटकी फोड़, सब खेलो सब जीतो और एयर राइफल जैसे खेल शामिल रहे। रविवार होने की वजह से बच्चों की छुट्टी थी और बड़ी संख्या में बच्चे पूरे उत्साह के साथ खेलों में भाग लेते नजर आए। आयोजन समिति ने बताया कि खासतौर पर रविवार को खेले गए प्रतियोगिता इसलिए रखी गई थी ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल हो सके। आयोजन समिति ने जानकारी दी कि 15 तारीख तक खेलों का कार्यक्रम चलेगा, जबकि 16 तारीख से कार्यक्रम अग्रोहा भवन में होंगे। वहीं 19 सितंबर को ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अग्रसेन जयंती महोत्सव की आयोजन समिति का कहना है कि इस बार कार्यक्रम को और भी भव्य और यादगार बनाने के लिए लगातार बेहतर से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज अग्रसेन जयंती का इस बार हमने 13 दिवसीय अग्रसेन जयंती मना रहे हैं। आज तीसरा दिन है। आज कमला नेहरू पार्क में सर्वप्रथम जुम्बा से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अभी रेड क्वीन में भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हुला हुप, क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट, पिट्ठूल, सब खेलो सब जीतो, मटका फोड़, एयर राइफल, सभी कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहे हैं और सभी में बहुत उत्साह है। आज संडे है इसलिए सभी गेम्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि बच्चे आज का संडे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आज उनकी छुट्टी का दिन है और उसीलिए बच्चों के सारे गेम संडे को रखे गए हैं। अभी तो ये कार्यक्रम सब चल रहे हैं, ये 15 तारीख तक पूरे चलेंगे ये स्पोर्ट्स के कार्यक्रम। उसके बाद 16 से कार्यक्रम अग्रोहा भवन में आयोजित होंगे वो सभी, और ऑडिटोरियम में 19 तारीख से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगामी दुर्गा उत्सव के मद्देनजर शांति समिति और दुर्गा उत्सव समिति की बैठक कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी रजनीश सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर एसपी ने नगरीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी से सद्भावना के साथ आम लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पर्व मनाने की अपील की। बैठक में समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगी। निर्देश दिए गए कि मंच और पंडाल सड़क तक ना बनाए बल्कि
एक तरफ व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए ताकि यातायात प्रभावित ना हो। पंडालों की सजावट और अन्य गतिविधियों के दौरान भी सार्वजनिक स्थानों पर बाधा उत्पन्न न करने की अपील की गई। एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा कि व्यवस्था बाधित करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और तेज आवाज में डीजे बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और चालान काटा जाएगा। उन्होंने अपील की कि मल्टी लेवल पार्किंग का इस्तेमाल करें ताकि यातायात सुचारू रूप से चले और आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि 25 अगस्त 2025 को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। इसमें साफ कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर आयोजन की अनुमति केवल निर्धारित नियमों के तहत ही मिलेगी और समितियों को इनका सख्ती से पालन करना होगा। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने कई सुझाव भी दिए। प्रमुख रूप से टोकन सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सामने आया जिससे भीड़ प्रबंधन में आसानी हो सके। वहीं वरिष्ठ नागरिकों और शांति समिति के सदस्यों ने सहयोग की अपील करते हुए कहा कि त्योहारों का मूल स्वरूप श्रद्धा और सौहार्द पर आधारित है, इसलिए सभी को प्रशासनिक व्यवस्था का सहयोग करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।